Welcome to Jagran Public School online classes. नमस्कार, आप सभी का हिंदी साहित्य की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को कक्षा 10वीं की कृतिका पुस्तक से साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसे श्रीमती मधु कांकरिया जी ने लिखा है। सबसे पहले आप इस पाठ के शीर्षक का अर्थ समझ लें। साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर। बल्कि आप इस पाठ में आगे बढ़ेंगे तो पाठ में आप इस साना साना हाथ जोड़ी के आगे भी एक लाइन है जो कि आप पाठ में आगे पढ़ेंगे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दऊ प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कौसेली, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये प्रार्थना लेखिका सुबह सुबह एक नेपाली युवती से सीखती हैं, जिसके अंतर्गत पूरे पाठ का उन्होंने वर्णन किया है। आइए अब हम लेखिका के बारे में जान लेते हैं। और प्रस्तुत पाठ यात्रा वृतांत है और इनकी लेखिका श्रीमती मधु कांकरिया जी हैं। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर, उपन्यास था, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए अंत में ईशु कहानी संग्रह। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृतांत भी लिखे हैं। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलन समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ते नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। प्रस्तुत पाठ हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसके अंदर बहुत सारी मुख्य घटनाएं हैं जिनके आधार पर प्रश्न बनते हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके अंदर सिक्किम यात्रा का वर्णन किया गया। लेखिका वहाँ पर गैंगटॉक, युमथांग, कटाओ आदि घूमने जाती हैं, जहाँ पर उनकी हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। और गैंगटॉक का अर्थ होता है पहाड़, और उसकी सुंदरता का अभूतपूर्व वर्णन इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने किया है। गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाह भी कहा जाता है। गैंगटॉक या स्थानीय नाम गांगटॉक, अंग्रेजी में इसको गैंगटॉक कहते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम की राजधानी है। ये एक बहुत ही आकर्षक शहर है जो रानीपुल नदी के पश्चिम की ओर बसा है। कंचनजंगा शिखर की संपूर्ण श्रृंखला की सुंदर दृश्यावली यहाँ से दिखाई देती है और हिमालय की घाटियों का वर्णन किया गया है। और इसमें लेखिका अंत में प्रदूषण के बारे में भी बात करती हैं और हिमालय के ऋषि मुनियों का भी वर्णन होता है, जिसके अंदर पत्थर तोड़ती महिलाओं के बारे में भी लेखिका चर्चा करती हैं। और इसके अंदर एक जितेन नार्गे होते हैं जो कि एक गाइड होते हैं, जो उन्हें जगह जगह पर आगे घुमाने ले जाते हैं जीप में बैठाकर, और वो हर जगह की जानकारी उन्हें देते रहते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। लेखिका मधु कांकरिया ने अपनी यात्रा वृतांत में गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ उन दृश्यों को भी छुआ है जिनमें विषम परिस्थितियों में पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगी रहती हैं। इस पाठ में लेखिका के सहृदया होने का पता चलता है, क्योंकि उनका मन प्रकृति की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों को करती हुई महिलाओं की ओर
देखने में लगता है। अब हम बात करते हैं गैंगटॉक शहर की, और आप अपनी किताब में पृष्ठ 17 खोल लीजिए। वहाँ से मैं एक एक पृष्ठ पढ़ती जाऊँगी और पूरा उसको एक्सप्लेन करती चली जाऊँगी। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों से के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम, रात। अब इस गद्य खंड में हमने पढ़ा कि लेखिका को गैंगटॉक शहर देखकर ऐसा लगा कि जैसे आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई हो और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हों, अर्थात पूरा आसमान ऊपर से नीचे उल्टा हुआ दिखाई दे रहा है और सारे तारे ज़मीन पर बिखर करके टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मानो सितारों की गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। और इतना सुंदर शहर कौन सा था? गैंगटॉक जगमगाता हुआ शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का शहर, यानी हम कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक चीज़ें थी वो भी द्रष्टव्य थी, और जो वर्तमान की चीज़ें थी, यानी जो वर्तमान का जो विकास हो चुका था, वो दोनों चीज़ों का एक संधि स्थल पर लेखिका कहती हैं कि वो स्थान हमें मेहनतकश बादशाहों का एक शहर दिख रहा था या शहर था जिसका सब कुछ पूर्ण रूप से सुंदर था। और बादशाहों का ऐसा शहर जिसका सुबह, शाम, रात सब कुछ सुंदर था। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। आगे लेखिका कहती हैं कि ये जो मिस्टीरियस रात्रि थी, जो रहस्यमय सितारों से भरी हुई रात थी, वो मुझे बहुत आकर्षित कर रही थी, यानी मुझे सम्मोहित कर रही थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास। यहाँ पर लेखिका का कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी उनके मन मस्तिष्क में पुरानी स्मृतियाँ थीं, वो सब कुछ उस समय एकदम शून्य हो गई थी। उस समय उनके मन मस्तिष्क पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ का रहस्यमय सितारों भरी रात का सम्मोहन ही उनके मस्तिष्क पटल पर जादू की तरह छाया हुआ था और बाकी सब कुछ अर्थहीन सा प्रतीत हो रहा था। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर, और इंद्रियों से परे मैं डूबी हुई उस रोशनी की जादुई झालर में पूरी तरह से डूबी हुई मैं प्रतीत हो रही थी। यानी मैं पूरी तरह से उस रहस्यमय सितारों की रोशनी में लिप्त हो चुकी थी, उसके अंदर पूरी संलग्न हो चुकी थी। मैं अब पाठ पढ़ा करके आपको समझाती हूँ। पृष्ठ 17 का दूसरा अंश। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। उजास माने प्रकाश, उजाला, रोशनी। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दऊ प्रार्थना। हामरो जीवन तीमरो कौशेली, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये मधु कांकरिया लेखिका कहती हैं कि उन्होंने आज सुबह ही इस प्रार्थना के ये बोल एक नेपाली युवती से सीखे और इस बोल ने उनको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर दिया, जिसके कारण उन्होंने पूरे पाठ
को साना साना हाथ जोड़ी के शीर्षक में ही पिरो करके सबके सामने रखा है। सुबह हमें युमथांग के लिए निकलना पड़ा था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ़ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। अभी जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप संक्षेप में एक बार समझ लीजिए। लेखिका को गंगटोक शहर देखकर ऐसा लगा कि आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई हो और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसकी सुबह शाम रात सब कुछ बहुत सुंदर था। सुबह होने पर एक प्रार्थना उनके होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दो प्रार्थना, हम रो जीवन तीम रो कौशली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका ने प्रार्थना की ये बोल आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखे, जैसा कि अभी हमने पाठ में पढ़ा। सुबह युमथांग के लिए उन्हें निकलना था, किंतु आँख खुलते ही वे बालकनी की ओर भागी थी जहाँ पर वो ठहरी हुई थी। वहाँ जैसे ही सुबह प्रातःकाल हुआ, वो आँख जैसी उनकी खुली तो वो तुरंत का तुरंत बालकनी की तरफ दौड़ी, क्योंकि उनको लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ़ हो तो युमथांग की बालकनी से ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा वहीं से दिखाई देती है। किंतु पिछले वर्ष की तरह आज भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दी, किंतु तरह तरह के इतने सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए कि उन्हें लगा कि जैसे वे खुद स्वयं फूलों के बाग में आ गई हों। पृष्ठ 18 पढ़ते हैं और पढ़ करके मैं समझाती हूँ। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा ना दिखनी थी और ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई लगा कि फूलों के बाग में आ गई हूँ। लेखिका आगे कहती हैं, जब वो बालकनी में जाती हैं तो उन्हें कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दी क्योंकि बादलों के कारण, और किंतु वहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे बहुत सारे फूल दिखाई देने लगे और उन्हें लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि वो स्वयं फूलों के बगीचे में आ गई। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। लेखिका जब इस यात्रा पर निकली तो वो एक जितेन नार्गे नामक ड्राइवर कम गाइड के साथ थी। तो जितेन नार्गे उन्हें पूरी यात्रा के दौरान बीच बीच में जीप रोक करके उनके जगह के बारे में पूरी जानकारी देता था, जिससे लेखिका के मन में एक रोचकता और उत्साह बना रहा। तो साथ में जब वो बताता है कि यहाँ से गंगटोक 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ ही आपको आगे मिलेंगी, ये ड्राइवर जितेन ने बताया। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी, क्योंकि आज सभी को बर्फ़ देखने का एक जोश रहता, उत्साह रहता। तो लेखिका ने भी उत्साहपूर्वक जितेन नार्गे से पूछा, क्या हमें वहाँ पर बर्फ़ भी मिलेगी? चलिए तो, ऐसा जितेन ने कहा। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायज़ा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ। लेखिका कहती हैं वो वहाँ से जितेन नार्गे उन्हें आगे लेकर के
चलता है, जगह जगह पर बहुत सारे पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ दिखने लगे रास्ते में, और वो पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। और एक जगह उन्हें ऐसी दिखाई दी जहाँ पर लाइन से, कतार माने एक लाइन से, सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ दिखीं, किसी ध्वज की तरह लहराती हुई, जो कि शांति और अहिंसा के प्रतीक थी। यहाँ पर लेखिका मधु कांकरिया जी बताती हैं कि वहाँ पर जब आगे वो बढ़ी घाटियों में, तो वहाँ पर उन्हें पाइन और धूपी के खूबसूरत पेड़, नुकीले पेड़ दिखाई दिए। फिर थोड़ा और आगे बढ़ी तो वहाँ पर एक कतार में सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ मिली, जो कि शांति और अहिंसा के प्रतीक थी। ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए होते थे, ये जो सफ़ेद बुद्धिस्ट पताकाएँ थीं, इनके ऊपर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यानी बुद्धिज़्म को लोग वहाँ पर बहुत मानते हैं। जब किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती है। आगे जितेंद्र नार्गे बताता है कि यहाँ पर ये बहुत बड़ी मान्यता है कि जब कभी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत यानी वाइट सफ़ेद पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। आगे वो बताता है कि इन पताकाओं को जब एक बार लगा दिया जाता तो इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती, परंतु वे रंगीन होती हैं। ये एक क्वेश्चन का उत्तर भी है, और ये कई बार CBSE पूछती हैं कि सफ़ेद और रंगीन पताकाएँ किसके प्रतीक थी और वो क्यों फहराई जाती थी। तो अब आपको पूरी तरह से बच्चों क्लियर हो गया होगा। रंगीन पताकाएँ होती थी, कोई भी नया कार्य हो उसके लिए रंगीन पताकाएँ लगा दी जाती थी। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी। अब इसको आप थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए। युमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसके बारे में ड्राइवर जितेंद्र नार्गे बता रहा था कि सारे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ ही आपको आगे मिलेगी। और लेखिका उससे पूछने लगी, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? युमथांग तक का रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक रूप में एक कतार में लगी सफ़ेद रंग की 108 मंत्र लिखी हुई पताकाएँ दिखाई दी। इनके बारे में नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये अपने आप स्वतः धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ऐसी ही पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोले जा रहा था, किंतु लेखिका नार्गे की जीप में लगी हुई दलाई लामा की तस्वीर की ओर देखे जा रही थी। उसने ऐसी दलाई लामा की तस्वीरें दुकानों पर भी टंगी हुई देखी थी। पेज 18 का आगे पढ़िए। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेंद्र बताने लगा, इस जगह का नाम है कविलोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़ खे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल। यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए कि रास्ते में लेखिका कहती हैं कि कभी लॉन्ग स्टॉक पड़ा, जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। बच्चों, आपने जाना। अब यहाँ पर स्थानीय जातियों, स्थानीय माने जो लोकल कास्ट के लोग होते हैं, स्थानीय जातियों के बीच में चल रहे सुदीर्घ माने बहुत पुराने झगड़ों के
बाद यहाँ पर शांति वार्ता हुई थी। और शांति वार्ता का मतलब एग्रीमेंट ये हुआ था कि पीस एग्रीमेंट हुआ था। आप ये समझिए, शांति वार्ता का मतलब पीस एग्रीमेंट हुआ था। और संधि पत्र के बारे में भी बताया। और आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर लेप्चा और भूटिया सिक्किम की ये दो स्थानीय जातियाँ, जैसा भी मैंने बताया कि जिनका बहुत सालों से पुराना झगड़ा था, और यहीं पर शांति वार्ता की शुरुआत हुई थी। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है जिसे प्रेयर व्हील कहते हैं। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। रास्ते में एक कुटिया के भीतर घूमते हुए धर्मचक्र के बारे में जितेन नार्गे ने बताया कि ये मैडम प्रेयर व्हील है। इसको प्रेयर व्हील कहते हैं, यानी प्रार्थना चक्र है। इसको घुमाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। धीरे धीरे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे और कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियाँ और छोटे छोटे घर भी दिखाई दे रहे थे। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता माने धीरे धीरे। अब ये पृष्ठ 19 का हम पढ़ा रहे हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते हुए बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। यानी कि जब धीरे धीरे हम लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे तो बस्ती, लोग पीछे छूटने लग गए। और जो परिदृश्य में अभी तक दिखाई दे रहा था कि स्वेटर बुनती हुई नेपाली युवतियां दिख रही थीं और उनकी पीठ पर भारी भरकम कार्टन ढोते हुए बौने से बहादुर नेपाली भी दिख रहे थे पहले, किंतु अब वो धीरे धीरे दिखना बंद हो गए। ओझल हो गए माने दिखना बंद हो गए। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। अब जब आप कोई भी व्यक्ति बहुत हाइट पर चला जाता, ऊंचाई पर चला जाता, उस ऊंचाई से यदि आप नीचे धरातल की ओर देखें तो छोटे छोटे डब्बे की तरह घर दिखाई देने लगते हैं। तो वही चीज़ लेखिका कह रही हैं कि ऊपर से देखने पर नीचे घाटियों पर लग रहा था कि ताश के घरों की तरह छोटे छोटे पेड़ पौधों के बीच में छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। हिमालय की अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। अब हिमालय के हम विराट चोटियों के ऊपर पहुंचने वाले थे, यानी रास्ते में हमें मिलेंगी। ना जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम है हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। आगे लेखिका कहती हैं कि धीरे धीरे दर्शकों, यात्रियों और काम युवक युवतियों और छोटे छोटे और हिमालय पल पल में परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और हिमालय का एक विराट स्वरूप सामने नज़र आने लगता है। दर्शकों, यात्रियों और का काम हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे रास्तों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हों। हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हुए निकल रहे थे। पृष्ठ 19 का सेकंड पैरा। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे और वो पहाड़ के ऊपर, हिमालय के ऊपर धीरे धीरे चढ़ने लग गए और वो रास्ते घुमावदार दिखने लग गए। बहुत पतले भी थे, सकरे थे, जलेबी की तरह घुमावदार थे, ऐसा लेखिका कहती हैं। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच
में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। शिद्दत माने तीव्रता से, प्रबलता से या बहुत अधिकता से। उस भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने कच्चे सकरे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे कि हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच में हिचकोले खाते निकल रहे हैं। जो मैंने अभी जितना पढ़ाया है उसको आप ठीक से एक बार पढ़ करके उसकी पुनरावृत्ति करिएगा। और पाठ के अंत में जो कुछ कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं मैं पढ़ाते टाइम बता रही हूँ, उनको भी आप फिर से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और मैं कुछ प्रश्नों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितना अंश मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको प्रश्नोत्तर दे रही हूँ। और कुछ 2 प्रश्नों को मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे लिखने को दे रही हूँ, उनको लिख करके अलग से असाइनमेंट में ही करिएगा। शेष मैं अगले वीडियो में पाठ को कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। This video has been created for online classes being conducted by Jagran Public School. Please like, subscribe and press bell icon for new video alerts. Thank you.